एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है टॉपिक जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। राइट, मसल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम दोनों ही हमने पढ़ा है। तो इस मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के इससे रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे। उससे पहले आप पढ़ोगे अबाउट द जॉइंट्स। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, और आज हम पढ़ेंगे कि ये जो स्केलेटल सिस्टम की इतनी सारी बोन्स हैं, ये सब किन जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इनके जॉइंट्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। वन बाय वन दोनों ही टॉपिक्स को समझते हैं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, 20 से 25 मिनट्स हार्डली ये लेक्चर जाने वाला है, और बहुत आसानी से हम समझ लेंगे कि जॉइंट्स कौन कौन से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और डिसऑर्डर्स कौन कौन से इस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। और डिसऑर्डर्स वाला टॉपिक आपको पता है कि सारे सिस्टम जो आप पढ़ रहे हो, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हर एक सिस्टम के बारे में जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, लास्ट टॉपिक होता है आपका हमेशा उस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। तो बस ये आपका लास्ट लेक्चर है, और इसके बाद आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करोगे मेरे साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर को। इससे पहले कि मैं कर दूं स्टार्ट, फटाफट से कर दो सेशन को लाइक और शेयर कर दो अपने सारे ही दोस्तों के साथ। चलो जॉइंट्स के बारे में देखते हैं भाई, जॉइंट्स कैसे होते हैं। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हर तरह के मूवमेंट के लिए जॉइंट्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हर तरह के मूवमेंट को करने के लिए जॉइंट्स आर वेरी एसेंशियल। ठीक है, अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। मैं कह रही हूं कि हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पर एक ह्यूमरस बोन पाई जाती है, पर अगर ये ह्यूमरस बोन हमारे शोल्डर से, ठीक है, गर्डल से अगर अटैच ही ना हो, अगर जॉइन ही ना हो, उसके बीच में कोई जॉइंट ही ना पाया जाए, तो क्या ये मेरा हाथ ऐसे मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर ये ह्यूमरस है, इस ह्यूमरस को इस रेडियस और अल्ना से जोड़ने वाला, याद है ना, ये सारी बोन्स हमने कल पढ़ी हुई है। अगर इस ह्यूमरस को इस रेडियस और अल्ना से जोड़ने के लिए यहाँ कोई जॉइंट ही ना हो, तो ये मूवमेंट क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ हम कह रहे हैं कि रिस्ट में कोई जॉइंट ना हो, तो क्या ये रिस्ट ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे घुसा मार पाएगी? नहीं मार पाएगी। राइट, हर एक तरह के मूवमेंट के लिए जॉइंट्स का होना इज इंपॉर्टेंट। जॉइंट्स नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप बोलोगे मैम, बॉडी के जिस पार्ट में बोन्स नहीं पाई जाती, क्या वो पार्ट मूव नहीं करते? भाई हम बात कर रहे हैं बॉडी के बोनी पार्ट की, कि बोन्स के अलोंग मूवमेंट कैसे चल रहा है, क्योंकि उनके बीच में जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। राइट, तो जॉइंट्स की कहानी स्टार्ट करते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। Joints are points of contact between bones and cartilage। ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दो बोन्स के बीच का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर दो बोन्स आपस में आके मिल रही हैं। ह्यूमरस से मिल रही है रेडियस और अल्ना, तो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर ह्यूमरस और रेडियस अल्ना मिलने वाली है, वो कहलाएगा जॉइंट। ठीक है, क्या कहलाएगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? जॉइंट कहलाएगा। या फिर बोन से कार्टिलेज का जॉइंट, मतलब बोन से बोन को जोड़ने वाला, बोन टू बोन। ठीक है, बोन टू बोन या फिर बोन टू कार्टिलेज। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, बोन से बोन के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर बोन से कार्टिलेज के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही कहलाता है क्या? ये कहलाता है आपका जॉइंट। अब ये जॉइंट बहुत टाइप के होते हैं, ये जॉइंट बहुत सारे टाइप के होते हैं। बहुत सारे मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल से समझ लोगे। देखो, force generated by the muscles is used to carry out movements through joints। मसल्स जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रिलैक्सिंग मोशंस को करती है ना, मूवमेंट्स को करती हैं,
जो मसल्स फोर्स जनरेट करती हैं, ठीक है, मसल्स जिस फोर्स को जनरेट करती हैं, इसी फोर्स को यूज किया जाता है मूवमेंट कराने के लिए थ्रू आउट द जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स के अलॉन्ग मूवमेंट, जॉइंट्स के थ्रू मूवमेंट करवाने के लिए इसी मसल के द्वारा जनरेट किए गए फोर्स को यूज किया जाता है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फुलक्रम, जहां पर जॉइंट जो है वो एक फुलक्रम, जैसे आप यहां पर एक टर्म यूज करते हो, उसकी तरह एक्ट कर रहा है कि भाई मसल ने एक फोर्स जनरेट किया और उसके अलोंग जो जॉइंट है उसने क्या करा, मूवमेंट को करवा दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। मूवमेंट जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है, एक कोऑर्डिनेटेड आपकी बॉडी का फंक्शन है, जिसमें मसल्स का भी रोल है, जॉइंट्स का है, बोन्स का है, कार्टिलेज का है, सबका रोल है, ठीक है, सिर्फ एक से नहीं होगा। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी आप इसे क्यों कहते हो, क्योंकि सबके रोल यहां पर है, सिर्फ एक से मूवमेंट नहीं होता। अब बात करें, द मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। इन जॉइंट्स की मूवेबिलिटी ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। मूवेबिलिटी मतलब मैं कहूं कि मैं अपनी एल्बो को ऐसे मोड़ सकती हूं, पर क्या मैं अपनी एल्बो को मोड़ के पीछे यहां लेके आ सकती हूं ऐसे हाथ को? नहीं, मतलब इसकी मूवेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आके लिमिट हो रही है ना, कि ये ऐसे मूव नहीं करेगी कभी भी, राइट। ये एल्बो मेरी ऐसे पीछे मुड़ के नहीं जा सकती कभी भी। मैं कहूं कि मुझे ये जो मेरा पाम है इसको पूरा पीछे लेके आना है, या फिर मैं कहूं कि मुझे कोई भी ऐसे अजीब मूवमेंट्स करने हैं, राइट, मैं कहूं कि मुझे अपनी नेक को पीछे पूरा टर्न करके और पीछे देखना है, नहीं हो सकता। तो ये जो जॉइंट्स की एक लिमिट है कि कौन सा जॉइंट कितना मूव करेगा, मतलब उसकी मूवेबिलिटी कि वो कितना मूव कर सकता है, मूव करने की एबिलिटी, दिस मूवेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स इज डिपेंडिंग, ठीक है, ये डिपेंडेबल है, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि कौन से फैक्टर्स? Joints have been classified into three major structural forms, namely fibrous, cartilaginous and synovial joints. Joints को इनकी कैपेसिटी के बेस पर, इनके स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है, इनके टाइप के बेस पर तीन आपने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट। आपने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है जॉइंट्स को, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब पढ़ते हैं इन तीनों कैटेगरीज को, और बस यही पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो फाइब्रस जॉइंट क्या है, फाइब्रस जॉइंट क्या है? फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। मैम फिर क्या मतलब हुआ इनका? यार जॉइंट करने का शायद फंक्शन होगा, कुछ तो फंक्शन कर रहे होंगे, मूवमेंट कोई भी नहीं होने देंगे, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होने देते। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। This type of joint is shown by the flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form cranium. कल हमने पढ़ा था ना क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स सारी आपस में फ्यूज होके क्या बना रही थी? एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारे ब्रेन के लिए। इस हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही क्या कहा था हमने? क्रेनियम कहा था। इस हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही हमने क्या कहा था? क्रेनियम कहा था। तो क्रेनियम क्या है? क्रेनियम भी इसी फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। क्रेनियल बोन्स सारी की सारी जो जुड़ी हैं वो इसी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हैं, और वो सब एक दूसरे से बिल्कुल भी कहीं भी मूव नहीं करती, ठीक है, कोई मूवमेंट उनके बीच में नहीं होता। वो कंप्लीटली पूरा का पूरा एक स्कल, खोपड़ी बनाती हैं, और उसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं क्रेनियम। कल पढ़ा था हमने ये, राइट। तो ये कोई भी मूवमेंट नहीं करवाएगा, और इस तरह के जॉइंट को आप कहोगे फ्लैट स्कल बोन्स, इसका एग्जांपल है, ठीक है। एंड टू एंड बिल्कुल फ्यूज रहती हैं, प्रॉपर फ्यूज रहती हैं, कोई बीच में गैप नहीं, कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीटली फ्यूज्ड रहेंगी। दूसरा टाइप का जॉइंट है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये क्या है? क्या ये मूवमेंट करवाएगा? बताओ, क्या ये मूवमेंट करवाएगा? The bones involved are joined together with the help of cartilage.
कार्टिलेजनस जॉइंट में जो जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं वो कार्टिलेज की हेल्प से ज्वाइन की जाती हैं, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े, और कार्टिलेजनस जॉइंट में कार्टिलेज के थ्रू ये जितनी भी बोन्स इसमें इन्वॉल्व होंगी वो सबको जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल ले लें अगर हम, द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। जो एडजेसेंट वर्टिब्रीज होती हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, सारी सीरियली अरेंज्ड है। ये सारी वर्टिब्रीज एक दूसरे से कार्टिलेजनस जॉइंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारी वर्टिब्री एक दूसरे से कार्टिलेजनस जॉइंट से जुड़ी हुई हैं और इनके बीच में बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, पर बहुत लिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजनस जॉइंट्स में बोन्स को एक दूसरे से कार्टिलेज के थ्रू जोड़ा जाता है और इनके बीच में मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। इनके बीच में मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर देखो, जिस पार्ट का एग्जांपल आपको मिल रहा है आप उसी से समझ जाओ कि वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है, बॉडी का पोस्चर बना के रखना, ठीक है। उसके एब्डोमेन को, उसके ट्रंक रीजन को प्रॉपर क्या करना है, एक पोस्चर प्रोवाइड करना। वहां पर वो काफी सारे स्ट्रक्चर को, पूरा का स्केलेटल सिस्टम का जो एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ा था, उसका पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो बना रहा है। उसको मूव करने का कोई उसका फंक्शन नहीं है, वहां पर उसे मूवमेंट नहीं शो करना है। एग्जाम्पल ले लिया हमने वर्टिब्रल कॉलम का, मूवमेंट कितना होगा, काफी लिमिटेड सा मूवमेंट इसमें होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगर हम फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजनस जॉइंट के बाद, तो थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट हमने क्या देखा था, साइनोवियल जॉइंट। ये किस तरह का जॉइंट है? थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट साइनोवियल जॉइंट। क्या ये भी मूवमेंट नहीं करवाएगा? फाइब्रस ने तो बिल्कुल नहीं करवाया, कार्टिलेजनस ने थोड़ा बहुत लिमिटेड मूवमेंट करवाया, साइनोवियल जॉइंट्स क्या करवाएंगे? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। इन जॉइंट्स में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो होता है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? मैं अगर कहूं कि भाई एक कुछ स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कैविटी है, ठीक है, एक कोई स्ट्रक्चर है और उसके अंदर मैं कह दूं कि ये कैविटी भरी हुई है, और उस कैविटी में, कैविटी होना मतलब अंदर से खोखली है, ठीक है, स्पेस है उसके अंदर, और उस कैविटी में भरा हुआ है एक फ्लूइड, तो मैं उस कैविटी को कैसा कह दूंगी? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। वो कैविटी, वो स्पेस जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये साइनोवियल जॉइंट में कह रहे हैं कि यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, साइनोवियल कैविटी के होने की वजह से बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ टू बोन्स, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस मतलब जुड़ने वाले सर्फेसेस, दो बोन्स हैं, उनका वो हिस्सा जो जुड़ने वाला है, उन दोनों हिस्सों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है, और उसकी वजह से, इस साइनोवियल कैविटी से ही आप पहचानते हो कि ये साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। इस साइनोवियल कैविटी से ही आप कहोगे कि ये साइनोवियल जॉइंट है। ये करता क्या है? ऐसा ये जो इसका साइनोवियल कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी वाला अरेंजमेंट है, इट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, ठीक है, कंसिडरेबल मूवमेंट ये अलाउ करता है। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। ये जो जॉइंट्स हैं ये हमें लोकोमोशन में और कई तरह के मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। जहां पर क्या पाई जा रही है? साइनोवियल कैविटी, विच इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। ये कैसी कैविटी है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, साइनोवियल कैविटी। अब हमें बढ़ना है एक टाइप ऑफ जॉइंट। देखो इसके बारे में जरा, कुछ टाइप ऑफ जॉइंट्स जो आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे, ठीक है, बहुत कॉमनली आपने सुना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट्स, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सेडल जॉइंट, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल्स है? ये सब साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल है। ये सब साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल है जिसमें साइनोवियल कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, जो हमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और काफी सारे टाइप के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कौन सा जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल कैविटी वाला साइनोवियल जॉइंट, उसके ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, और यही सारे एग्जांपल सबसे ज्यादा सुनते हो, सबसे ज्यादा इन्हीं एग्जांपल्स को सुनते हो। देखो जॉइंट्स का सुनते ही दिमाग में आता है सबसे पहले क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
किसके बीच में पाया जाता है? ह्यूमरस और आपकी शोल्डर के बीच में, मतलब आपका शोल्डर क्या, गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल के बीच में। तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा हिंग जॉइंट की हम बात करें तो ये कौन सा जॉइंट है आपका? ये नी जॉइंट है, ठीक है, जो आपके घुटनों में पाया जाता है। पाइवोट जॉइंट, ये आपकी एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। एटलस क्या थी, याद है किसी को? फर्स्ट क्या थी एटलस? फर्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वर्टिब्रल कॉलम में कुछ पढ़ा था आपने? वर्टिब्रीज पढ़ी थी 26, सबसे पहली कौन सी थी? एटलस, ठीक है। तो एटलस के बारे में पढ़ा था। एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है पाइवोट जॉइंट। इसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, ये पाया जाता है हमारे कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स कहां थे? कार्पल्स कहां थे? ये देखो, ये देखो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, याद है? ये कार्पल्स है हमारे। तो कार्पल्स के बीच में पाया जाता है क्या? ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट की बात करें तो ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाता है। कार्पल और थंब के मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है ये स्लाइडिंग सैडल जॉइंट, ठीक है। इसके बाद बात करें हम कि भाई जितने भी टाइप ऑफ जॉइंट आपने पढ़े, सबसे ज्यादा कॉमन जॉइंट्स जो आप सुनते हो, जिनके बारे में आप समझते हो कि भाई जॉइंट्स पढ़ना है मतलब इन्हीं को पढ़ना है, वो आते हैं आपके किसके अंदर? साइनोवियल जॉइंट के अंदर। ये सारे आते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट के अंदर। देखो कितने टाइप के जॉइंट देख लिए आपने? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल, ठीक है। क्लियर है जॉइंट्स का फिनोमेना? बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जॉइंट्स के बारे में समझने का। जल्दी बताओ, जॉइंट्स का फंडा क्लियर है क्या? जॉइंट्स का फंडा क्लियर है? अगर तो अपन डिसऑर्डर्स पे आते हैं, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, डिसऑर्डर्स भी बहुत छोटा टॉपिक है। जॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गया, अपन डिसऑर्डर्स पे आते हैं, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें आपको पढ़ने के लिए। देखो, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि मायस्थीनिया ग्रेविस। क्या है ये, क्या होता है इससे? देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, विच लीड्स टू फैटिगनेस, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, उन मसल्स को ये क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है, ठीक है, वीक कर देता है, फैटिग फील होता है, ठीक है। किस तरह से ये अफेक्ट करता है हमें? इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर देता है। अब हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही अगर अफेक्ट हो जाएगा तो हमारे ये सारे फंक्शनिंग जो है उसकी वजह से अफेक्ट होंगे और प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो मायस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। दूसरे की बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 5 से 6 ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, डिसऑर्डर्स। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये क्या है? इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करने बैठोगे आप इसका नाम बहुत सुनोगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? नीट तक आप इसके बारे में सुनोगे। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जो स्केलेटल मसल है वो डिजेनरेट होती जाए, होती जाए, होती ही जाए, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। और ये होता है क्यों? ये मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। थर्ड बात करें हम टिटनी, ये क्या है? टिटनी, इट इज अ रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयंस कम हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं मसल्स में, मसल्स सिकुड़ने लगती हैं। इसी रैपिड स्पैज्म कह रहे हो आप इसे ना, टर्म यूज कर रहे हो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जो कि हमारे मसल्स में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें रिलैक्स करने के लिए कोई है नहीं वहां। कौन नहीं है रिलैक्स करने के लिए? रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम आयंस नहीं है बॉडी में, कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं है बॉडी में। तो कैल्शियम आयंस के कम होने की वजह से ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स में देखे जाते हैं, जिसे टिटनी कहते हैं, ठीक है। ये हुए कुछ डिसऑर्डर।
देन हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस इज अ डिजीज जिसमें जॉइंट्स जितने होते हैं आपके, वो सब क्या हो जाते हैं? इन्फ्लामेट हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब हमेशा होता है स्वेलिंग, ठीक है, कि वो क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं। क्या कहते हो इसे? आर्थराइटिस कहते हो। तो आर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स हो गए क्या? इन्फ्लामेट, मतलब स्वेल, ठीक है। आर्थराइटिस क्या होता है? आइटिस वर्ड हमेशा मैंने आपको सिखाया है, आइटिस वर्ड जहां भी देखोगे ना आप, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ये आइटिस वर्ड जहां भी देखोगे इसका मतलब होता है हमेशा इन्फ्लामेशन। ये इसके आगे जो वर्ड लगा है उसको इन्फ्लामेट होता हुआ ही बताता है। जैसे ये ब्रोंकाई के आगे लगा है तो ये ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन बता रहा है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, ठीक है। इन टर्म से यूज टू हो जाओ, देखो ये टर्म से यूज टू हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं लगने वाली, ठीक है। तो ये और एग्जांपल, आइटिस वर्ड हमेशा ध्यान देना, आइटिस का मतलब ही होता है स्वेलिंग। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग, हमेशा वहीं पर इस आइटिस को यूज किया जाता है। तो आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन। अब देखो एक और है ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है एज रिलेटेड डिसऑर्डर characterized by decreased bone mass and increased chances of fractures, ठीक है। बोन मास ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है भाई? ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि एज के साथ साथ होता है। बोन मास डिक्रीज होने लगता है और फ्रैक्चर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बोन मास डिक्रीज होने लगता है और फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रैक्चर जो है वो मोर लाइकली हो जाता है कि उस सेम टाइप के मूवमेंट या सेम टाइप के जर्क से किसी यंग इंडिविजुअल को फ्रैक्चर ना हो, पर वैसा ही जर्क अगर किसी एज्ड पर्सन को हो जाए तो उसको फ्रैक्चर हो जाएगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि बोन मास क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है और क्या हो गई है? बोन्स वीक हो गई हैं, राइट। तो दिस रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज्ड बोन मास and increased chances of fractures. Decreased level of estrogen is a common cause. इसका common cause क्या है? कि एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक। देखेंगे नेक्स्ट गॉट। ये क्या है? It is also the inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystals. ये इन्फ्लामेशन किस वजह से आया है? ये इन्फ्लामेशन आया है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के एक्यूमुलेट हो जाने से, जमा हो जाने से, ठीक है। जब जॉइंट्स में, बोन्स के आसपास क्या हो जाए? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि आपके घर के सीनियर सिटीजन्स को कभी आप लेकर गए क्लिनिक, ठीक है, कहीं डॉक्टर के पास लेके गए, ऑर्थो के पास, उन्होंने क्या कहा कि भाई इनका तो यूरिक एसिड टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है यूरिक एसिड बढ़ गया है बॉडी में। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ने लग जाए तो उसके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा होने लगते हैं, और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उससे हमारे जॉइंट्स इन्फ्लामेट होते हैं और हमें ये डिजीज होती है, ठीक है। क्लियर हुई क्या कहानी? अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं जॉइंट्स का। क्लियर हुई कहानी? सिर्फ इतने ही डिसऑर्डर्स आपको 5 से 6 पढ़ने थे और जॉइंट्स का कहानी थी, ठीक है, जॉइंट्स का जो सिलसिला था, राइट, वो भी बहुत ही छोटा सा सिलसिला था आपका। 3 तरह के जॉइंट्स आपको देखने थे, राइट। कौन कौन से 3 देखे आपने? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। साइनोवियल में ही आपको वो मेन टाइप ऑफ जॉइंट्स मिले हैं जो आप सुनते आ रहे हो हमेशा से, बॉल एंड सॉकेट, हिंग जॉइंट, ठीक है, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ये सारे आप सुनते आ रहे हो और ये ही सब आते हैं साइनोवियल की कैटेगरी में। साइनोवियल क्या था? जिसमें साइनोवियल कैविटी है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट द जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, तो आपको बने रहना है मेरे साथ इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।